अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएक्स रोजनामा। मुझे शो में साथ आज ज्वाइन करें मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। कल मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और उसका एक इम्पैक्ट हमने मार्केट पे भी देखा। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा? मोइश, पहले आप बताइएगा। देखिए, मार्केट पे तो इम्पैक्ट मुझे इंटरेस्ट रेट का नहीं दिखा वैसे, अगर ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि कल जब इंटरेस्ट रेट आया अनाउंस हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी 100 बेसिस पॉइंट, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट तक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सुबह से न्यूज़ में भी यही चल रहा था कि या तो अनचेंज रहेगी या तो सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, और 1% इंक्रीज होना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था मार्केट के लिए और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए। लेकिन खैर, मार्केट ने उसको बहुत ही अच्छा एडजस्ट किया। मार्केट के अंदर आज हमें जरा भी और बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं दिखाई दी। अगर हम देखते हैं मार्केट, तो 1200 पॉइंट माइनस खुली, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, बिल्कुल थोड़ी सी माइनस खुली। और उसके बाद सिर्फ 1300 1350 पॉइंट माइनस का लो लगा, 1326 पॉइंट माइनस का लो लगाया है मार्केट ने। और उसके बाद फिर रिकवरी आई, 183 पॉइंट रह गए, और एंड टाइम तक सिर्फ 1000 पॉइंट, 1085 पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट बंद हुई है 1,68,400 पॉइंट्स के बाद। तो मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी बाइंग आई, नीचे बाइंग प्रेशर था। और आज वॉल्यूम्स भी मार्केट के अच्छे थे। अगर हम ओवरऑल देखते हैं सिर्फ रेडी मार्केट के पूरे ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर, तो वो 1 अरब से ऊपर के आज वॉल्यूम रहे, क्योंकि जो छोटे स्टॉक से कचरा आइटम या फिर पेनी स्टॉक्स, उनके अंदर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम थे। जैसे कि सिनर्जी, क्योंकि रिजल्ट आया था आज। अगर आपने मेरा मिड डे मूव देखा हो तो सिनर्जी का मैंने बाय कॉल भी दी थी फुल एंड में, कि मुझे रिजल्ट पर्सनली एक्सपेक्टेड है अच्छा, और ₹2 की अर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अर्निंग उससे भी बहुत अच्छी है। जब मैं आपको आगे रिजल्ट बताऊंगा तो सिनर्जी का ही बता देंगे। उसके बाद यूसुफ विविंग के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, वो भी कंटिन्यूसली अपर कैप लग रहा था, और आज जो है वो लोअर लॉक लगा है। ऑब्वियसली इतना बढ़ जाता है तो फिर थोड़ी सी करेक्शन भी पेंडिंग हो जाती है। और फिर लोड्स, जिसका हम पहले कह रहे थे, क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत शानदार आया होता पहले ही, जब ₹13.5 का हुआ, 13.20 का हुआ करता था। और आज लोड्स भी अपर कैप बंद हुआ है विद हैवी वॉल्यूम्स, उसके अंदर 6 करोड़ शेयर का काम हुआ, और बाकी भी मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स रहे। तो मार्केट आज बहुत अच्छी थी। साइड आइटम जिनके रिजल्ट अच्छे थे, उन्होंने आज परफॉर्म किया अच्छा, और मार्केट के अंदर कोई भी हमें पैनिक वाली सूरत देखने को नहीं मिली, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा रिजल्ट्स को लेके। मुफीज, आप बताइएगा, बैंकिंग स्टॉक्स को अगर हम खसूसन बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इंप्रूव मार्जिन हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के भी। और इसके साथ मैं एक और सवाल साथ ही कनेक्ट करूंगा ताकि आप एक ही बार एड्रेस कर दें। कुछ सेक्टर्स खसूसन सीमेंट, ऑटोज और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रेशर फेस कर सकते हैं हाई बोरोइंग कॉस्ट की वजह से। तो इस बारे में भी जरा अपना एनालिसिस दीजिए ऑडियंस को। अच्छा, देखिए, जो जहाँ तक आपने बैंकिंग सेक्टर की बात पूछी है, बैंकिंग सेक्टर इसलिए फेवरेट होता है क्योंकि जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो आप लेंड कर रहे होते हैं, जो आप डिपॉजिट्स पे पे कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसमें बैंकिंग अच्छा कमा लेता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कन्वेंशनल बैंक की अर्निंग्स जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। एंड देन अगर इस्लामिक बैंक भी हो, फिर उसमें जो सुकूक है, जा रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दैट प्ले अलोंग। अच्छा, जहाँ तक तो उसमें बैंकिंग इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम की वजह से फेवरेट हो जाता है, बेनिफिशियल होता है। जहाँ तक आपने बात की है सेक्टर्स की, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो आपका सीमेंट सेक्टर आता है, क्योंकि एक हाई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। उसके बाद प्लांट्स ऑपरेशन चलाने के लिए भी कंपनीज के ऊपर डेट होता है, तो उसमें एक प्रेशर आता है, क्योंकि सीमेंट के साथ स्टील सेक्टर कनेक्टेड होता है। मतलब अगर सीमेंट चलता है, क्योंकि बड़ा सेक्टर है, फिर पीछे स्टील चलता है, तो स्टील पे भी एक इम्पैक्ट आता है। उसमें अगर आप कंपनीज को देखते हैं तो मेपल लीफ सीमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन में है, क्योंकि उसने जो एक्विजिशन की थी पायनियर सीमेंट की, वो जो डेट लिया था उसने उसके उसके थ्रू की थी, तो इस वजह से एक थोड़ा सा प्रेशर आप देख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजर नहीं आती। डीजी खान सीमेंट अच्छा सीमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डेट नहीं है। कोहाट है, चिराट है, लकी है, ये सीमेंट वो है जो ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। बट सेक्टर ओवरऑल इसलिए होता है क्योंकि डेट पे ऑपरेट कर रहा होता है, ऑपरेट एज एन कंपनीज के ऊपर डेट होते हैं, तो फिर अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, 2% बढ़ते हैं, तो वो उनकी बैलेंस शीट पे ईपीएस में जो है कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट जो है शॉर्ट टर्म में कोई कॉशियस रह सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इन्वेस्टर्स को ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स या हाई डिविडेंड स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, या वही अप्रोच रखनी चाहिए जो इससे इंपैक्ट नहीं करेगी? ये भी बताइए। अच्छा, देखें, जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए ना, वो कोई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, वो सप्लाई का जो शॉक था ना, उसकी वजह से आपकी सप्लाई शॉर्टेज है, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई शॉक है, उस वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो जब आप इसको एक बड़े स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट, जैसे मुइज ने बताया ना कि 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड थे, या कुछ लोग कहते हैं शायद अनचेंज रहे, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, बट 100 बेसिस पॉइंट बढ़े, यानी 1% बढ़ गए, सो दैट आपके अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, और ये सब चीजें फिर इंटरकनेक्टेड होती हैं, कि अगर आपका सप्लाई शॉक भी आया, उसके थ्रू भी आपकी इन्फ्लेशन तो कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपकी जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर आपकी जो फ्रेट है, कमोडिटी है, एसपीआई सीपीआई के नंबर्स बढ़ जाते हैं। सो दैट हाउ इट वर्क्स। तो उसमें डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नजर आता है। तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि ये इन्फ्लेशन, ये जो
तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि जो इंटरेस्ट रेट के नंबर्स हैं वो किस तरह डिटरमिन हो रहे हैं। यहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, तो डेफिनेटली देखिए इंटरेस्ट रेट वजह कोई भी हो, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो कंपनी जो लिस्टेड होती है उनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जो आपकी जो वॉर की सिचुएशन है वो कहीं सेटल होते हुए बज़ाहिर अभी एज ऑफ टुडे नजर नहीं आ रही। अगर आज भी हम जब बात करें तो आपका क्रूड ऑयल अभी भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, अराउंड 100 के करीब WTI ट्रेड हो रहा है। तो इन चीजों की वजह से आपके मूविंग फॉरवर्ड जो क्वार्टर्स हैं उसके अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी, कंपनीज की बैलेंस शीट पे, उनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए कॉशियस अप्रोच लेना बेहतर है, बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं, हमने देखा कि जब मार्केट चली थी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर थे, तब मार्केट चली क्योंकि सिग्नल हो गया था कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। तो मार्केट को समझ आ गया था कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है तो पता था कि कंपनीज की अर्निंग बेहतर हो जाएंगी, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी। अब ये सिग्नल मिलता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, भले ही ये सप्लाई शॉक की वजह से अभी स्टार्ट हुआ है, बट अगर ये वॉर की सिचुएशन सेटल नहीं होती और ये बढ़ते हैं तो फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो उसके लिए आपकी डिफेंसिव अप्रोच बेहतर होती है कि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ें और उसमें इंटैक्ट रहें, और फिर आप कंपनी को रीरेट करें कि कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट पे किस तरह इंपैक्ट पड़ा है, उसकी अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज को आप देखें। उसके अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग पे भी उसके देखें, जैसे हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, फेयर वैल्यू की बात करते हैं, जिस इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, उस तरह आप कंपनीज को अगर रीरेट करेंगे तो आपकी डिफेंसिव अप्रोच ज्यादा बेहतर होगी कि आपको एक कंपनी, कौन सी कंपनी अच्छी यील्ड दे रही है, कौन सी कंपनी में अच्छा कैपिटल गेन की जगह मौजूद है। इसी तरह आपकी अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड होनी चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं उनको तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन मूवमेंट मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि मिलता रहता है, बट आपकी अप्रोच डिफेंसिव होगी तो बेहतर होगा। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जो कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, एसआईपी कर रहे होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। जब इस तरह की कोई चेंजेस आती हैं तो उसके अंदर उनके लिए भी कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या दे हैव टू कीप डूइंग द कंपाउंडिंग इन द सेम स्टॉक्स व्हिच हैव चूजन? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि आप एक शेयर लेके भूल जाएं। अगर आप भूल जाएंगे तो मिसाल के तौर पे आपने कोई शेयर लिया, हमने ये एग्जांपल्स कोविड में देखी हैं, बहुत सारी कंपनीज वो थी जो चली लेकिन उसके बाद वो कंपनीज नहीं चली, यानी कोविड में जो उनके रेट आए थे वो आज तक रेट नहीं आए उस तरह के। क्यों नहीं आए? क्योंकि मिसाल के तौर पे किसी ने उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट आपकी कितनी ग्रो कर गई लेकिन जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो तो वहीं पर रही ना, मतलब अब वो तो आपको उल्टा पड़ गई, क्योंकि जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया था वो उस तरह रैली नहीं कर सकी और पूरी मार्केट ने रैली कर लिया। दैट मीन्स आपने अपने कैपिटल को मूव करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने स्मार्टर डिसीजंस लेने हैं। जहां पे आपके कैपिटल के ऊपर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आपने अपने पैसों को वहां पे एलोकेट और मूव करना है। आप एक कंपनी में लगा के पैसा बैठ गए 10 साल तक और पता चला उस कंपनी में इतने फंडामेंटल चेंजेस हो गए, उसकी अर्निंग्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब हिट कर गए, एंड देन यू रियलाइज के ओहो 10 साल बाद मेरा तो शेयर या कैपिटल वहीं पे रहा, या रिटर्न मेरा उस तरह का नहीं बना या जिस तरह मैं कंपाउंड कर रहा था। आपने हर चीज को कैलकुलेट करना होता है। आपने कंपनी की अर्निंग्स देखनी है, उनकी क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आती है वो पढ़नी है, हर चीज पर आप नजर रखेंगे तभी आप अपने इस पैसे को स्मार्टर तरीके से मूव कर सकते हैं। सो यस, अगर कोई लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी करे तो आप जिन कंपनीज में कंपाउंडिंग करें, यू मेक श्योर कि उन कंपनीज में कितना इंपैक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, कम होने का, लोडेड कंपनीज हैं, उनकी फॉरवर्ड लुकिंग पे अर्निंग्स किस तरह की, हर चीज आप मेजर करेंगे और फिर आप अपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को प्लान करेंगे। लेकिन अगर उन कंपनीज में फंडामेंटली उनकी अर्निंग्स पे कोई शिफ्ट आता है तो आप अपने कैपिटल को मूव करेंगे उन कंपनीज में जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स और अर्निंग्स के लिए मुझे, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुछ कंपनीज तो आपने मिड डे मूव के अंदर बता दी, रिमेनिंग जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं प्लीज ऑडियंस के लिए बताइए। मिड डे मूव में मैंने बताया था सिनर्जी का, तो सिनर्जी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 2 रुपए 68 पैसे की अर्निंग आई थी क्वार्टरली। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, रेवेन्यूज भी इसके बढ़े हैं। जैसे कि पीआरएल का रिजल्ट अच्छा आया तो एक्सपेक्टेड था कि सिनर्जी का भी अच्छा ही आएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर के अंदर भी कंपनी की अच्छी अर्निंग थी और इस बार भी जो थर्ड क्वार्टर आया उसमें भी 2 रुपए 68 पैसे की अर्निंग, तो बहुत शानदार अर्निंग आई। इस वजह से हमने अपसाइड भी देखा और मुझे लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है सिनर्जी यहाँ से। इसके बाद नेशनल फूड का अच्छा रिजल्ट आया जिसके अंदर कंपनी की अर्निंग 11 रुपए 40 पैसे और पूरे 9 महीने के अंदर 108 रुपए की अर्निंग है, और इसने 4 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है नेशनल फूड ने। इसके बाद GCIL, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 31 रुपए के अराउंड का शेयर है और 1.25 रुपए की अर्निंग आई है, 1 रुपए 23 पैसे की अर्निंग आई है क्वार्टरली, और 9 महीने की अर्निंग है 3 रुपए 38 पैसे। गनी केमिकल का जो पूरा ग्रुप है, तो उसके अंदर जो 2 नई कंपनी आई हैं, GCIL और GCWL, वो दोनों मुझे बेहतर लगती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई करना चाहे, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं क्योंकि ग्रुप इतना कोई सॉलिड नहीं है। तो GCIL इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, इसका रिजल्ट भी आज यही इंडिकेट कर रहा है। 1.25 रुपए की अर्निंग है क्वार्टरली और पी वाइज भी सस्ता मिल रहा है, तो GCIL भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। इसके बाद बीको स्टील का रिजल्ट आया है आज, और अगर हम अमाउंट में बात करते हैं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 1 करोड़ रुपया कमाया था और इस बार तकरीबन 27 करोड़ रुपया कमाया है एक क्वार्टर के अंदर,
और अब तक 9 महीने के अंदर 45 करोड़। तो इस क्वार्टर के अंदर बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आई है, कंपनी की सेल्स भी तकरीबन डबल हो गई है सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। तो मेरे हिसाब से बीको के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 22 पैसे का अगर क्वार्टर है तो पूरे साल की अर्निंग बन जाती है तकरीबन 90 पैसे, और उस हिसाब से 10 की पी पे भी 9 रुपए का रेट बनता है, और अभी 5.5-6 रुपए के पास ये आपको मिल रहा है। इसके बाद इकोपैक लिमिटेड का रिजल्ट आया था। इकोपैक का मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही टेक्निकली चलता है और फंडामेंटली भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी रैलीज ये देता है आपको एंजॉय करने के लिए। एक का डबल भी इसके अंदर लोग अपना पैसा कर चुके हैं और कर सकते हैं स्टिल। 5 रुपए की अर्निंग है 9 महीने की, और सिर्फ एक क्वार्टर की अर्निंग आई है इसकी 3 रुपए 16 पैसे की। तो अर्निंग जिसकी वापस से बेहतर होना शुरू हो गई है, तो जो भी करना चाहे इकोपैक के अंदर थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अच्छा कैपिटल गेन आपको दे सकता है। इसके बाद टॉम सीएल, जिसके कंटिन्यूसली जो है वो यूएई और कतर के अंदर आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसका भी रिजल्ट आया है। सेल्स इतनी कोई खास नहीं बढ़ी हैं, उल्टा कम हुई है थोड़ी सी, बिल्कुल 2% 3% के करीब, और अर्निंग्स भी इसकी गिरी हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे की इसकी अर्निंग आई है। तो इसके अंदर मैं तो रिकमेंड नहीं करता इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैं वो थोड़े से खराब हैं। तो ये आज के ओवरऑल रिजल्ट है, और बाकी कुछ रिजल्ट मैंने आपको मिड डे मूव में बता दिए थे। मैं आप दोनों के पास ऑडियंस के सवाल लेके आऊंगा जो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए। स्टॉकिफाई का टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट कोर्स जो कि बैच 9 है, शुरू होने जा रहा है 6 जून से। इसमें आपको स्टॉक्स, क्रिप्टोस और कमोडिटीज तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स के टेक्निकल्स भी सिखाए जाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सिखाई जाएगी। इस कोर्स को डॉक्टर मसूद राशिद और दिलशमूल टीम स्टॉकिफाई इसको लीड करेगी, चलाएगी। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं नंबर बता देता हूँ 0336244466। आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जितनी भी रिलेटेड क्वारीज इन्फॉर्मेशन होंगी टीम आपको गाइड करती है, और आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट 25% अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है। मैं वापस आना चाहूंगा आप लोगों की तरफ। सबसे पहले हम ऑडियंस के जो सवाल हैं वो ले लेते हैं। प्लीज पहले आप बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, ऑडियंस के सवाल में से है कि फार्मा सेक्टर पे भी इसका कोई नेगेटिव असर पड़ सकता है, और फार्मा किस टाइप का सेक्टर है, सिक्लिकल है, एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, एक बार जरा ऑडियंस के लिए भी बता दें। देखिए, फार्मा के सेक्टर पे एसएच को इतना ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं। जो कंपनीज हैं वो उनके वो बहुत कम डेट है। आप गैलेक्सो की बात कर लें, आप एबट की बात करें, आप हेलियन की बात कर लें, दे आर गुड कंपनीज, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफेंसिव भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका पे आउट भी मिलता होता है, उसमें कैपिटल गेन की जगह भी है। फार्मा लुक्स अट्रैक्टिव। बहुत सारी चीजें हैं फार्मा में, चाहे एपीआई इंपोर्ट के ऊपर हो, सेल्स के ऊपर हो, कंपनी के अंदर अभी सेक्टर की ओवरऑल अगर हम बात करें उसकी ग्रोथ की। एंड देन एक मेजर चीज ये है कि जो प्राइसेस रेगुलेटरी जो ट्रैप है, उसमें कुछ चीजें आती हैं कि अभी तो हमारे पास नॉन एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर प्राइसिंग खत्म हुई थी, जो कैप था। अगर हमारी एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर भी एक प्राइसिंग पावर मिलती है, तो उसमें भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। डेफिनेटली ये एक चीज कबल इस वक्त है कहना कि अभी मिलती है नहीं मिलती, बट देन अगेन फार्मर्स जो डिमांड है वो एक फुल ऑफ डिमांड सेक्टर है। चाहे इन्फ्लेशन हो या कुछ भी हो, उस तरह डिमांड खत्म नहीं होती जितनी आप ऑटो सेक्टर में देखते हैं या सीमेंट सेक्टर में देखते हैं। तो ये जो चीज है इस सेक्टर में और कंपनीज में एसएच कोई इतना ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई डेंट वाली बात नहीं है, कंपनीज ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। ज्यादातर सवाल इंटरेस्ट रेट और कंपनी से रिलेटेड ही है। मेपल लीफ सीमेंट का आप काफी बार रोजनामा के अंदर बता भी चुके हैं। तो मेपल लीफ सीमेंट का फ्यूचर आपको किस तरह का लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है, कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज और बाकी फंडामेंटल्स के हिसाब से? थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें। देखिए, मुझे लगता है कि फॉर नाउ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज में है। अब शायद ही अगर जंग खत्म हो जाती है तो भी शायद ही रिवर्स हो इंटरेस्ट रेट। 11.5% है, अभी भी स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। कोविड से पहले तो हमने 22% का देखा है, बल्कि 23% भी आई थिंक देखा है हमने इंटरेस्ट रेट। तो इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। और मैपल लीफ जब कोई कंपनी एक और कंपनी एक्वायर करती है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाती है। उनके दिमाग में ये भी होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो क्या होगा, सारी चीज़ें प्लानिंग होती है। तो आई डोंट थिंक इतना कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब जो है वो मैपल लीफ की अर्निंग अगर हम देखते हैं अपने पर्सनल ऑपरेशन से, तो वो बेहतर होना शुरू हो चुकी हुई है पिछले एक क्वार्टर से। लेकिन इस बार जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इंटरेस्ट रेट का पड़ा था, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। और अभी भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा है, तो हो सकता है जितना पहले अगर 1 अरब रुपए का लगा था कंपनी को इंटरेस्ट, तो इस बार 1 अरब 10 करोड़ रुपए का लग जाएगा। थोड़ा सा 10% का इंक्रीज आएगा, लेकिन स्टिल मुझे पर्सनली बताऊं तो लॉन्गर रन के लिए इसका फ्यूचर बहुत मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शॉर्टर टर्म के लिए कोई आता है इन्वेस्ट करने, तो शायद उसको ये कंपनी खुश ना कर सके, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न सीमेंट सेक्टर के अंदर मिल सकता है मैपल लीफ सीमेंट के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस हफ्ते में जो रिमेनिंग डेज रह गए उस हिसाब से मार्केट की स्ट्रैटेजी और कोई स्टॉक पिक्स हैं आपकी, प्लीज बताइए। देखिए, अब 2 दिन रहते हैं, कल और परसों, जुम्मे को तो क्योंकि ऑफ है फर्स्ट मई की वजह से।
2 दिन के अंदर मुझे ये लगता है जिनके रिजल्ट्स आएंगे उनके अंदर ही आपने काम करना है, और जो स्ट्रॉन्ग एस्केलेप्स हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी उनके अंदर आप काम कर सकते हैं, या जो अगर हम बाय सेल कॉल दे रहे हैं तो वो आप देख लें तो उसके अंदर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि क्लोवर हमने बताया था, क्लोवर वॉज लुकिंग टू प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा लग रहा था आज स्क्रीन पर देखकर, तो क्लोवर आज अपर कैप लगा। लोड्स हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं 13 रुपये 20 पैसे था और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया था, तो लोड्स भी आज अपर कैप लगा। सिनर्जी आज तो इवन मैंने मिड डे मूव में कॉल भी दी थी, मैं कभी कॉल नहीं देता लेकिन अब मैंने सोचा कि मिड डे मूव क्योंकि आप लोग भी लाजमी देखें, ताकि मिड डे मूव में रोजाना इंशाल्लाह एक ऐसी अच्छी कॉल होगी जो आपका टारगेट हिट करे। अगर आज देखें, आज 8 रुपये 20 पैसे था जब मैंने कॉल दी थी, और फिर 8 रुपये 80 पैसे के पास का हाई लगाया और 8.70 के पास क्लोज हुआ है, तो अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका सिनर्जी के अंदर, और मुझे लगता है कल भी ऊपर ही जाएगा। इवन पूरा ये वाला जो सेक्टर है रिफाइनरी सेक्टर, वो भी बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इवन अगर हम देखते हैं ऑटोमोबाइल, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऑटोमोबाइल की कंटिन्यूसली सेल्स भी जो है वो बढ़ रही हैं और ऑटो फाइनेंसिंग भी इंक्रीज हो रही है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, लेकिन 1% आई डोंट थिंक इतनी बड़ी कोई बात है स्टिल, क्योंकि गाड़ियों पे जो फाइनेंसिंग बैंक देती है वो भी वैसे भी 3 मिलियन की देती है, लेकिन फिर भी गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, तो अभी भी मुझे लगता है कि बढ़ेंगी। और आज होंडा कार भी अपर कैप लगा, GHNI नीचे मिल रहा है, अर्निंग्स अच्छी हैं, GAL नीचे मिल रहा है, सासगार की अर्निंग अच्छी है, तो इस तरह के कुछ शेयर्स आप लेंगे तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट अगर आप ओवरऑल बात करते हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स अच्छी बात यह है कि अपने आप को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत रुका हुआ है। आज मैंने मिड डे मूव के अंदर चैनल भी दिखाया था, चैनल बना के टेक्निकल चार्ट्स पर, तो वो एक ही लाइन के ऊपर, एक ही चैनल के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा था, वो तोड़ नहीं रहा था, वो ब्रेक नहीं कर रहा था, और ना ही हमने आज पैनिक सेलिंग देखी मार्केट के अंदर और ना ही एग्रेसिव बाइंग देखी। बिल्कुल ही स्लो मोमेंटम था। जो साइड आइटम होते हैं जिनसे पॉइंट्स ऐड नहीं होते, उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही, वॉल्यूम्स अच्छा है। तो आई थिंक इस तरह की मार्केट अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी रहती है तो भी कोई मसला वाली बात नहीं है। स्लो वॉल्यूम आते रहेंगे और उसके बाद फिर मार्केट ट्रैक पर चल जाएगी, जब तक सारी चीज़ें, इवन जो जंग का मामला है वो सेटल डाउन नहीं होता। जंग का मामला सेटल डाउन होगा तो ही हम सही से प्लानिंग कर सकेंगे, वरना फिर हम प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि अगले जो 1.5 महीने बाद फिर से मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, तब तक क्या जंग चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, ये भी नहीं पता हमें, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं इस जंग को, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2 महीने रहेंगे। जब जंग स्टार्ट हुई थी तब सबको ये लग रहा था कि अभी खत्म हो जाएगी, शेयर ले लेते हैं, और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मार्केट को नीचे जाता हुआ देखा। तो ये है, आप ज़्यादा बुलिश होकर काम ना करें, स्लो छोटी-छोटी बाइंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।